हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। ओके। तो देखिए, कल के लेक्चर में हम लोगों ने सारे जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं मेन वाले, जैसा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में जानकारी ली थी। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा आगे का जो डिस्कशन चलेगा वो पूरा का पूरा एटम के स्ट्रक्चर पर, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसके बारे में अभी हमको जानकारी लेंगे। ठीक है, तो देखिए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो हम लोग को जानकारी मिली थी, ठीक है, तो उसके लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। तो उस एक्सपेरिमेंट में आम तौर पर ना काफी सारे रेस, अलग अलग रेस जो अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आए, वो वाले रेस का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही जानेंगे कि वो रेस कौन सी थी और उसकी फिर डिस्कवरी कैसे हुई थी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम है रेडियो एक्टिविटी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसके बारे में आपको आगे पता लग ही जाएगा जब हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या जानना है? तो देखिए, सबसे पहले ना एक्सरे ढूंढे गए थे। ठीक है, तो एक्सरे जो होता है ये मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट रहता है, देखिए मुझे बताइए, एक्सरे जो होते हैं ये एक्सरे पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट रिलीज करता है या मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्सरे को रिलीज करते हैं? क्या लगता है आपको? बताइए। बताओ ना, आपको क्या लगता है कि एक्सरे जो होता है ये कोई एक पर्टिकुलरली एलिमेंट रिलीज करता है या फिर काफी सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो एक्सरे को रिलीज करते हैं? क्या लगता है आप लोग को? सारे एलिमेंट। काफी सारे। हाँ, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्सरे को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एक्सरे के डिस्कवरी के बाद में, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल। ओके, तो हेनरी बेक्वेरेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सरेज के बारे में जैसे लोगों को पता चला कि भाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एक्सरेज वगैरह रिलीज करते हैं, तो हेनरी बेक्वेरेल ने क्या कर लिया, एक फ्लोरोसेंट एलिमेंट ले लिए, फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का मीनिंग मैंने आपको लास्ट टाइम ही समझाया था। क्या होता है फ्लोरोसेंट का मतलब? फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? शाइनी सब्सटेंस। शाइन, जो चमकते हैं, बराबर है, उनको हम फ्लोरोसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। तो उसने एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस ले लिया जैसे सॉल्ट ऑफ यूरेनियम। अब आप लोगों को पता है कि यूरेनियम ये जो है ये कौन सा एलिमेंट है? यूरेनियम कौन सा एलिमेंट है आप लोग को अच्छे से पता है? भाई यूरेनियम को हम कौन सा एलिमेंट कहते हैं, पता नहीं आपको? हाँ या ना? नहीं सर। नहीं? ओके, वेरी गुड, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बराबर है। यूरेनियम क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो भाई ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हेनरी बैक्वेरेल ने हमको बताया था। उससे पहले हम लोग को नहीं पता था कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है करके। इससे पहले सिर्फ इतना पता था कि भाई वो चमकने वाली चीज है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? राइट, हेनरी बैक्वेरेल के डिस्कवरी करने के पहले यूरेनियम एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस हुआ करता था, मतलब चमकने वाला। वो तो हेनरी बैक्वेरेल ने बाद में बताया कि भाई इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया कि जो फ्लोरोसेंट सब्सटेंस होते हैं लाइक यूरेनियम सॉल्ट, ये भी आप लोगों के एक्सरे एमिट करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर वो क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिसर्च कर रहा था। तो फिर एक बार क्या हो गया, एक्सीडेंटली उसने फिल्म ले ली, ब्लैक फिल्म। पता है ना आप लोग को, फोटोग्राफिक प्लेट, एक्सरेज निकालने के लिए जो पर्टिकुलरली प्लेट ली जाती है, याद है आपको? पता है? हाँ सर। राइट, तो वो निकालने के लिए जो प्लेट जाती है उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो उसने एक बार क्या कर लिया, ये फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सीडेंटली, बिल्कुल एक्सीडेंटली, ये फोटोग्राफिक प्लेट को रैप कर लिया। रैप मतलब पूरी तरह से उसको पैक कर लिया विद द थिक ब्लैक पेपर।
एक बहुत ही ऐसा जाड़ा वाला काला पेपर ले लिया और उस जाड़े वाले काले पेपर से उसने क्या किया, ये फोटोग्राफिक प्लेट को रैप कर लिया। इसके पीछे रीजन पता है क्या होता? रीजन ये होता है क्योंकि आपको पता है फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर कोई रेज गिरती है तो वो जो पोर्शन होता है फोटोग्राफिक प्लेट का वो ब्लैक कलर का हो जाता है, डार्क कलर का हो जाता है। समझ में आ रहा है? पता है? हाँ सर। राइट। तो फोटोग्राफिक प्लेट की खास बात ये होती है कि अगर उस पर कोई भी रेज गिर गई, लाइट गिर गई, तो ब्लैक कलर का हो जाता था और वो बिना काम के हो जाती थी फिर। तो इसीलिए उसने क्या कर लिया, वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या कर लिया, ब्लैक कलर का ना पेपर रैप करके उसको एक ड्रॉवर में रख दिया। अब वो पर्टिकुलरली ड्रॉवर में क्या था, यूरेनियम सॉल्ट के भी कुछ सैंपल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? उस ड्रॉवर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, ये यूरेनियम सॉल्ट के भी सैंपल कुछ प्रेजेंट है। उसी पर्टिकुलरली ड्रॉवर में उसने ये फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया जिसके ऊपर उसने ब्लैक कलर का क्या कर लिया, रैप करके रख दिया था। ठीक है। फिर दूसरे दिन जब उसने ड्रॉवर खोला और ड्रॉवर खोलने के बाद फिर ये फोटोग्राफिक प्लेट निकाली तो उसको ये पता चला कि फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ डार्क कलर के स्पॉट आ गए थे। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या आ गए थे, कुछ डार्क कलर के स्पॉट आ गए थे। अब आपको जैसे मैंने बताया था, फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर डार्क कलर के स्पॉट आ रहा है इसका मतलब इस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या हो गया है, एक्सरेज। एक्सरेज नहीं, मतलब लाइट गिरी हुई। एक्सरेज जरूरी नहीं है, क्या गिरी है इसके ऊपर, लाइट। लाइट गिरी, मतलब रेस कोई ना कोई इसके ऊपर आकर गिरी है। बट सवाल ये आ रहा था कि भाई उसने रात को ड्रॉवर में रखा था जहां पर सनलाइट नाम की कोई चीज नहीं थी, लाइट नाम की कोई चीज नहीं थी, तो फिर ये वाली जो रेज आकर गिरी उस पर, वो रेज आई कहां से? बराबर है। तो आपको मैंने बताया था, फिर उसने ढूंढा, क्या ढूंढा कि भाई ये वाले प्लेट को मैंने किसके साथ रखा था, उसी पर्टिकुलरली कंपाउंड के साथ रखा था। कंपाउंड के साथ था, कौन सा कंपाउंड था वो, यूरेनियम। बराबर है। तो यूरेनियम ही ऐसा मात्रा था जो इस प्लेट के साथ वहां रखा गया था। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या था कि ये जो लाइट गिरी हुई है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ये किसकी वजह से गिरी होंगी, यूरेनियम। तो इस तरह पहली बार ऐसे एलिमेंट के बारे में पता चला जो खुद क्या कर रही थी, रेस को, खुद ही क्या कर रही थी, रेस को एमिट कर रही थी, मतलब बाहर निकल रही थी। राइट। एक्सरे जो होती है वो खुद होकर बाहर नहीं निकलती है, एक्सरे जो होती है एलिमेंट से खुद होकर बाहर नहीं निकलती है, बट ये वाले एलिमेंट क्या कर रहे थे, खुद होकर रेस को बाहर निकाल रहे थे। तो इसीलिए ये वाले रेस को एक्सरे बोला जाएगा क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक्सरे अपने आप बाहर नहीं आती। निकल सकती। एलिमेंट ने क्या कर लिया, रेस को अपने आप एमिट कर लिया। एमिट कर लिया था। बराबर है। तो इस तरह से फिर उसने ये वाले प्रोसेस ढूंढ के निकाली थी, जिस प्रोसेस का नाम क्या दे दिया था उसने, रेडियो एक्टिविटी। ओके, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ अ रेस बाय द एलिमेंट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ रहा है रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें एमिशन मतलब बाहर निकलता है, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेस फ्रॉम द एलिमेंट बाय इट्स ओन, मतलब खुद होकर। ओके, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेस बाय इट्स ओन इज कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिविटी, उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एंड द एलिमेंट्स विच शो द रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट। सो दैट्स व्हाई यूरेनियम के बाद में क्या बोला गया था, क्या बोला गया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उससे पहले यूरेनियम को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला गया था क्या? नहीं। तो सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलरली थिंग, मतलब ये रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के डिस्कवरी के बाद में नेक्स्ट तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनके नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी, नाम सुना है ना? हाँ। बराबर है। ये हस्बैंड और वाइफ थे, दोनों के दोनों केमिस्ट थे। राइट। और आप लोग को पता है इन लोगों का नाम क्यों लिया जाता है, बोथ आर द नोबेल प्राइज विनर। और इन्होंने नोबेल प्राइज किस लिए ढूंढा, मतलब किस चीज के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, बिकॉज दे डिस्कवर्ड द, क्या डिस्कवर किया था इन्होंने,
क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? रेडियम को डिस्कवर किया था और पोलोनियम को बाहर निकाला था, मतलब आइसोलेट किया था। तो रादर देन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हेनरी बैक्यूरेल, मैरी क्यूरी एंड पियरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम भी ढूंढ के निकाला था। और रेडियम और पोलोनियम तो आपके यूरेनियम से भी बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत मतलब मिलियन टाइम्स ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। कौन? आपके रेडियम और पोलोनियम। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके। फिर इसके बाद में क्या हो गया कि ये जो पर्टिकुलरली रेडिएशन निकाल रहे थे, कौन? ये रेडिएशन कौन निकाल रहा था भाई? ये क्या था? आपके यूरेनियम, मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो रेडिएशन आप लोगों के कौन निकाल रहा था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकाल रहा था। वो नेचर में क्या थे? नेचर में क्या थे मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि वो एक्सरेज हुआ करते थे। क्या एक्सरेज हो सकते थे क्या? वो नहीं हो सकते, बराबर है। तो फिर भाई अगर ये एक्सरेज नहीं है तो फिर इनका नेचर क्या है? फिर ये कौन सी लाइट होती है, राइट? तो इसका जो नेचर ऑफ रेज होता है, नेचर ऑफ रेज जो कौन निकल रहा था, जो किससे निकल रहे थे? आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बाहर निकल रहे थे। उस रेज का नेचर, इसको फिर डिस्कवर किसने किया? फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम था, क्या नाम था भाई उसका? रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड ने क्या कर लिया? ये जो रेज निकल रहे थे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, उसके नेचर को डिटरमाइन किया। कैसे? उसने क्या कर लिया, इस पर्टिकुलरली रेज जो निकल रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इसके ऊपर ना उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लिया। क्या फील्ड अप्लाई कर लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। तो मतलब कंसीडर कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और फिर उसके बाद में उसको ये पता चला कि इस पर्टिकुलरली एलिमेंट से 3 टाइप की रेज बाहर निकल रही थी। कितने टाइप की? 3 टाइप की रेज बाहर निकल रही थी, जिसमें से एक जो पर्टिकुलरली रेज थी वो काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही थी, एक जो रेज थी वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, और एक रोज बहुत ही स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रही थी। ओके, ध्यान में रखना मैंने क्या बोला। एक रेज जो थी वो कैसी थी? काफी ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही थी, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था डायरेक्शन उसका। एक रेज का डायरेक्शन बहुत ही कम एंगल से चेंज हो रहा था, जबकि एक रेज का बिल्कुल भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था मतलब उसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। ओके, ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रही थी और ये बहुत कम अमाउंट में डिफ्लेक्ट हो रही। अब जो बहुत ज्यादा अमाउंट में डिफ्लेक्ट हो रही थी वो कौन से टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था? पॉजिटिव टर्मिनल। और कम अमाउंट में डिफ्लेक्ट हो रहा था वो कौन से टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है? नेगेटिव टर्मिनल। फिर ये तीन ही टाइप की रेज होती है जो आप लोगों के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाहर निकालते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कितने टाइप की रेज बाहर निकलती है? 3 टाइप। ओके, अब ये 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? तो जो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा था वो रेज थी अल्फा। कौन सी रेज थी वो? अल्फा। अल्फा रेज। क्या हो रही, कहा जा रही थी वो? कहा जा रही थी? निगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी वो कौन सी थी? कौन सी थी? अल्फा बीटा। ओके। जो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी वो कौन सी रेज थी? गामा रेज, राइट। तो 3 टाइप के रेज आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बाहर निकलती है। पहली है अल्फा, दूसरी है बीटा, और तीसरी कौन सी होती है? गामा रेज। ओके, और इनके सिंबल होते हैं, पता ही है आप लोग को। अल्फा का सिंबल ये होता है, बीटा का सिंबल ये होता है, गामा का सिंबल ये होता है। क्लियर है? तो इन 3 टाइप की रेज आप लोगों की निकलती है। अब इनके अगर प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में आप लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान में रखना है इन लोगों का नेचर। ओके, तो नेचर मतलब क्या होता है? तो अल्फा रेज जो होता है इट इज नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा जो रेज होती है वो नेचर में क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस होता है। बीटा रेज जो होता है वो आप लोगों के नेचर में इलेक्ट्रॉन होती है।
और गामा जो होती है वो सिंपल रेज ही होती है, या फिर आप इसको न्यूट्रॉन भी कह सकते हो। गामा रेज का जो नेचर होता है उसको आप क्या कह सकते हो, न्यूट्रॉन भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके डन। या फिर सिंपली इसको हाई एनर्जी रेज भी बोल सकते हो, डजंट मैटर, रेज भी बोलो सिंपली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाई एनर्जी रेज। ओके तो ये हो गया नेचर। नेचर के बाद में फिर इसके मास के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा जो रहता है दैट विल बी इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लियस, मतलब 4 AMU। हीलियम न्यूक्लियस का जितना मास होता है, आपको पता है एक हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना होता है, 4 AMU, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में क्या रहेगा, आपको पता है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 होता है, बराबर है। तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर कंसीडर करो कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है। ओके तो इस हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 क्या प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटॉन और 2 क्या प्रेजेंट रहेंगे, न्यूट्रॉन। तो आपको पता है एटॉमिक मास होता है, अबे न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्या बेटा, नहीं न्यूट्रॉन। तो हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहता है, और आपको पता है इनका ही मास मिलकर आपको हीलियम का मास 4 AMU हो जाता है, बराबर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज 4 AMU। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बीटा रेज इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन होती है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 into 10 raised to the power minus 28. -31 kg या फिर -28 ग्राम। देन इसका जो मास होता है ये नील होता है, इसका कोई मास नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल रेज होता है, बिल्कुल भी ये पार्टिकल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? डन, समझ में आ रहा है? ओके फाइन। देन अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं इनके वेलोसिटी की, मतलब इनकी जो वेलोसिटी है, मतलब स्पीड जो होती है वो कैसी होती है। तो हीलियम की जो स्पीड होती है इट इज नियर अबाउट 1/10 द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 होती है। ओके बताओ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है भाई, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, किसी को नहीं पता, वाओ 3 into 10 raised to the power 8 meter per 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। ओके समझ में आ रहा है ना। अब 10 टू द पावर 8 का मतलब पता है ना क्या होता है, मतलब 1 के ऊपर 8 जीरो, राइट, मतलब मैं 3 के ऊपर कितने जीरो दे दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है, डन। और ये होता है मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना मीटर। अगर मैं मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा, मतलब डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, मतलब 3 जीरो कट हो जाएंगे, तो मतलब 3 के ऊपर कितने जीरो बचेंगे, 5 जीरो, राइट। अब 5 जीरो का मतलब क्या होता है, 3 into 10 raised to 5. मतलब 3 लाख, इन जो हमको समझ में आता है उसका मीनिंग 3 लाख, समझ में आ रहा है, हाँ सर 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में लाइट का स्पीड। भाई लाइट 1 सेकंड में कितना जाती है, ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर, पता है आपको, 1 सेकंड में। हाँ हम गाड़ी चलाते हैं तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलाते हैं जनरली, आप गाड़ी जब चलाते हो तो आप कितने स्पीड से जाते हो, ज्यादा से ज्यादा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आप रन करते हो कितने, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड में। तो भाई फिर इसका मतलब 1 सेकंड में मैं कितना गाड़ी चला रहा हूं, सॉरी 60 सेकंड नहीं होता भी वो, 1 आवर मतलब कितने सेकंड होते हैं, 36,000 sorry बराबर है, 3,000 60 किलोमीटर गाड़ी 3600 सेकंड में रन कराता हूं, राइट। तो फिर 1 सेकंड में मैं कितनी गाड़ी चलाऊंगा, तो कितनी होंगी वो, 60 डिवाइडेड बाय 3600,
एक एक कट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/60। अब 1/60 मतलब कितना होगा 1/60 जरा देखो तो कैलकुलेटर से 1/60 मतलब कितना किलोमीटर होता है, कितना होगा वो 0.016. 1/60 0.016 मतलब मैं कितना जा रहा हूं सिर्फ 0.016 किलोमीटर रन करूंगा सिर्फ 1 सेकंड में, जबकि लाइट कितना उसी पर्टिकुलरली 1 सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल कर लेगी Kilometer. 3 लाख 3 लाख किलोमीटर। पता है हमारे अर्थ का रेडियस कितना है, मतलब अर्थ के ये कोंटे से वो कंटे तक का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है पता है आपको, डायमीटर नॉट रेडियस, पता है किसी को, पता है या नहीं पता है, बताओ। 12,742 किलोमीटर। 1700 मतलब 1700 के करीब करीब 1700 किलोमीटर। तो भाई मुझे बताओ अगर मैं अर्थ के एक साइड से दूसरे साइड में फाइटर प्लेन से भी गया तो जो लेटिव जो भी 12742। ओके फाइन जो भी हो, तो मुझे बताइए अगर मैं फाइटर प्लेट से भी अर्थ के ये कोंटे से उस कोंटे में गया तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा, कम से कम 1-2 घंटा तो लग जाएगा, है ना, राइट। और आप सोचिए कि लाइट 3 लाख किलोमीटर सिर्फ 1 सेकंड में ट्रेवल कर लेते हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट समझ में आ रहा है आपको कितना ज्यादा होता है, राइट। मतलब लाइट से ज्यादा स्पीड किसी का नहीं है भाई, समझे ना, लाइट से ज्यादा स्पीड किसी का भी नहीं है। हाँ लेटर ऑन, तो ये 1/10 स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है अल्फा, देन वेलोसिटी ऑफ जो बीटा पार्टिकल होती है वो इक्वल होती है टू द लाइट ऑफ स्पीड, और ये भी टू द इक्वल होती है टू द लाइट ऑफ स्पीड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो आफ्टर वेलोसिटी देन नेक्स्ट हमारी जो पर्टिकुलरली चीज होती है वो होता है इसका पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है बताइए मुझे, क्या मतलब होता है पेनिट्रेशन पावर का मतलब किसी चीज के अंदर घुसना, किसी चीज के अंदर घुसना, वेरी गुड, ठीक है। तो बताओ फिर इसमें से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किसका होगा, भाई कोई भी चीज किसके अंदर आसानी से घुसेगी, जिसका, अब एक काम करो आपने थोड़ा सा लिंक लगाने की कोशिश करो पेनिट्रेशन पावर का विथ मास के साथ, तो मास अगर ज्यादा रहेगा तो अंदर तक घुस पाएगा क्या, नहीं, और मास कम रहेगा तो वो अंदर तक घुस पाएगा, क्या बोलते हो आप, मास कम रहेगा तो अंदर तक घुस पाएगा, मास अगर ज्यादा रहेगा तो अंदर तक घुस पाएगा, बराबर है, डन। तो मास ज्यादा किसका है, सॉरी आपने क्या कहा, मास ज्यादा रहेगा तो अंदर तक घुस पाएगा, ऐसा कहा क्या, नहीं, मास तो ज्यादा अंदर घुस पाएगा, कम रहेगा तो कम रहेगा तो मास सबसे कम किसका है यहाँ पर, अल्फा सबसे कम मास किसका है, बीटा का है क्या, अल्फा अल्फा का मास सबसे कम है, गैमा लिखा है कैसे रे बेटा तुम लोग, हाँ तो गामा का कुछ है ही नहीं, क्या हुआ, उसका क्या तो कहा मास ही नहीं है ना, हाँ तो मास नहीं मतलब भी अंदर घुस पाएगा ना, वो रेज ही है ना, सिंपल भाई, रेज है तो वो तो कहीं से भी घुसेंगे ना, क्या पार्टिकल रहेगा तो उसको कोई ना कोई तो अड़ा तो भी देगा, रेस को कौन अड़ाएगा, अड़ा देगा रेस को, रेज हमारे बॉडी से आर पार जाएगी या नहीं जाएंगी, क्या लगता है हमारे अंदर जाती है या नहीं जाती है रेज, जो सनलाइट आती है वो हमारे बॉडी के अंदर जाती है ना भाई, तभी तो हम लोग को विटामिन डी मिलता है ना, पता है ना सनलाइट में कौन सा विटामिन होता है,
डी डी हाँ, विटामिन डी लेने के लिए पता है ना, फॉरेन में लोग ऐसे ही मस्त सोए पड़े रहते हैं, ठीक है ना, बीचेस पर। अपने को ऐसे ही मिल जाता है, बहुत सारा विटामिन डी अपने बॉडी में, समझे ना। तो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर किसका होता है? गामा का। उसके बाद में फिर किसका ज्यादा रहेगा? अल्फा का। बीटा अभी बीटा का ज्यादा रहता भाई, वो एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब उसमें प्रोटॉन भी रहता है, तो भाई प्रोटॉन दो है। आपको तो मैंने पहले ही बताया था, प्रोटॉन और सॉरी फोन आ गया था। मैंने आपको कंपेयर बताया था ना, आपको याद है? हो गया अभी शुरू वीडियो? हाँ सर। हाँ सर। वीडियो शुरू हो गया ना? हाँ, हाँ मैंने आपको कंपेयर बताया था प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास का। तो प्रोटॉन का मास इज लाइक न्यूक्लियस, सॉरी न्यूट्रॉन। हाथी, एलिफेंट। हाथी एलिफेंट का होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास बोले तो इसका मास इट इज लाइक अ चींटी। तो भाई चीटी किसका मास कम रहेगा, चींटी का या हाथी का? चीटी का नेक्स्ट पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा रहेगा? बीटा। बीटा बीटा का नेक्स्ट पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रहेगा, ठीक है। और सबसे कम किसका रहेगा? अल्फा। अल्फा का। अब हम बात करते हैं आयोनाइजिंग पावर की। आयोनाइजिंग पावर की, ठीक है। आयोनाइजिंग पावर क्या होता है पहले ये समझ लो। ये तीनों भी रेस की ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये थी कि ये वाली तीनों रेस क्या कर रही थी, आपके किसी भी गैसियस एटम को ना आयन में कन्वर्ट कर रहा था। समझ में आ रहा है? किसी भी गैसियस एटम को ये किस में कन्वर्ट कर रहा था? आयन कन्वर्ट कर, राइट। तो अब कौन सी पर्टिकुलरली रेस आपके गैसियस एटम को आयन में कन्वर्ट कर सकती, कितने जल्दी, उसको मैं कहूंगा आयोनाइजिंग पावर। समझ में आ रहा है? राइट। आयोनाइजिंग पावर का मतलब कौन सी रेस आपके एटम को जल्दी से आयन में कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो आयोनाइजिंग पावर आपको क्या लगता है किसकी ज्यादा रहेगी? व्हाट डू यू थिंक, आयोनाइजिंग पावर किसका ज्यादा रहेगा? बताइए। बीटा का ज्यादा रहेगा, क्यों? चलो एक काम कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको रिलेट कर लेते हैं। आयोनाइजिंग पावर मतलब एटम को आयन में कन्वर्ट करना, ठीक है। एटम आयन में कन्वर्ट कब होता है? एटम आयन में कन्वर्ट कब होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद। इलेक्ट्रॉन का। और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी पर्टिकुलरली एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है क्या? नहीं। नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट। इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होता। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी? एनर्जी। एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो भाई मेरे पास 3 अलग अलग पर्सन है, तो आपको क्या लगता है एनर्जी किसकी ज्यादा इन तीनों में से? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली की। इसका क्या ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको? इसका मास ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब हम कहेंगे कि मास अगर ज्यादा है मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा।
अगर वो एनर्जी ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकाल पाएगा। निकाल पाएगा। अब इस वाले हिंट के हिसाब से बताओ आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका रहेगा? अल्फा का। अल्फा का आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में फिर किसका रहेगा? बीटा। बीटा। और सबसे कम किसका रहेगा? गामा। गामा का, राइट। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी हमको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आगे मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जैसे देखिए कल हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा था। आपको याद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे किया गया था? किसने किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? जेम्स व्हिटेकर। जेम्स चैडविक। चैडविक ने किया था। ओके, और उसने क्या किया था? उसके लिए क्या किया था वो एक्सपेरिमेंट बताइए। बेरिलियम फॉइल को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया था। एग्जैक्टली, बेरिलियम फॉइल को बम्बार्ड किया था किसके साथ में? अल्फा पार्टिकल के साथ। क्वेश्चन है व्हाई अल्फा, व्हाई नॉट बीटा, व्हाई नॉट गामा? Because alpha have more mass. क्योंकि अल्फा का Ionization power highest. आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है। हाईएस्ट। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द चीजों में आप लोगों का कौन सा रेज यूज किया गया था? Alpha rays. अल्फा रेज। समझ में आ रहा है? तो अब आपको समझ में आ गया कि रेडियो एक्टिव पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों था, ताकि हम लोग ये समझ सके कि क्यों मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में आपके सिर्फ और सिर्फ अल्फा पावर, अल्फा रेज को यूज किया गया। क्लियर है? Yes sir. तो यहाँ पर हमारा ये रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे वाले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। तो आगे वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमको जानकारी दी। तो देखिए एटम के स्ट्रक्चर को काफी सारे साइंटिस्ट लोगों ने प्रपोज किया था। ठीक है, तो वो सारे स्ट्रक्चर की हम जानकारी वन बाय वन लेंगे। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले जो एटम का स्ट्रक्चर था वो किसने एक्सप्लेन किया था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटम का स्ट्रक्चर बताया था या फिर एटम के बारे में सिर्फ जानकारी दी थी, थ्योरी बताई थी? थ्योरी। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने सिर्फ थ्योरी बताई थी एटम के बारे में। एटम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले प्रपोज किया था थॉमसन ने, सर जे.जे. थॉमसन। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट मॉडल आया था रुदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद में नेक्स्ट आया था बोहर्स मॉडल। तो ये तीन मॉडल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना एटम का जो स्ट्रक्चर है ये तीनों मॉडल में से कोई भी मॉडल का नहीं है, क्योंकि अभी हम जो एटम का स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं वो कंप्लीटली अलग मॉडल होता है। ठीक है, जो हम एडॉप्ट करते हैं और वो होता है क्वांटम मैकेनिक मॉडल। समझे? क्वांटम मैकेनिक मॉडल, ये वाला मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? ये वाले मॉडल हम यूज नहीं करते, लेकिन 10वीं तक आप लोगों को इसी मॉडल्स के बारे में जानकारी है। समझे? अच्छा, 10वीं तक एटम के बारे में जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है एटम का कि भाई एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, फिर उसके ऊपर ऑर्बिट्स होते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है? थॉमसन का, रुदरफोर्ड का या बोर्स का? बोर्स का। बोर्स का। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो आप लोगों ने 10वीं तक पढ़ा हुआ है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल है। किसका मॉडल है वो? बोर्स एटॉमिक मॉडल का। लेकिन सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसने प्रपोज किया था? जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन। तो जे.जे. थॉमसन ने क्या बताया था? तो जे.जे. थॉमसन ने बताया था कि भाई एटम जो होता है वो ऐसा होता है। बोले तो कैसा? शेप में। एटम जो होता है वो शेप में कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ये सबसे पहले जेम्स थॉमसन ने बताया। फिर उसने ये बताया कि एटम्स का जो रेडियस होता है इट इज 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है। एटम का जो रेडियस होता है उसका क्या होता है?
10 to the power -10 मीटर रेडियस। तो थॉमसन ने जो सेकंड चीज बताई थी कि भाई एटम का जो रेडियस होता है वो 10 टू द पावर -10 मीटर की रेंज में होता है। जिन थर्ड जो चीज इसने बताई थी वो ये बताई थी कि एटम जो होता है वो पूरी तरह से फील्ड होता है, मतलब सॉलिड फील्ड, पूरी तरह से भरा होता है। ठीक है, सॉलिड फील्ड किससे? पॉजिटिव चार्ज से। ओके, पॉजिटिव चार्ज से पूरा का पूरा एटम भरा हुआ है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मतलब इट इज लाइक अ बॉल, लोहे की बॉल जिसके अंदर पूरा लोहा भरा हुआ है। वो लोहा मतलब पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है आपको? और ये यूनिफॉर्मली, ये जो सॉलिड फील्ड जो होता है, मतलब इसने क्या बोला कि कंप्लीट जो एटम बना हुआ होता है इट इज यूनिफॉर्मली फील्ड विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज के साथ यूनिफॉर्मली फील्ड हो रहा। ठीक है, और फिर इसके बाद में उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पर्टिकुलरली प्रोटॉन के मास के अंदर एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब जाकर फिक्स होते हैं, है ना? डन। और फिर उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड the mass of proton, inside the mass of proton। ठीक है, तो ये चार ही इसके मेन पॉइंट्स थे थॉमसन्स के। क्या कि भाई एटम जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सेकंड, इसका रेडियस 10 टू द पावर -10 मीटर की रेंज में होता है। थर्ड, ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज मास से भरा पड़ा हुआ है, बना हुआ है। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? यूनिफॉर्मली नहीं, एम्बेडेड होते हैं। जस्ट समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो मॉडल था, ये वाला मॉडल बिल्कुल आपके वाटरमेलन की तरह दिखता है। वाटरमेलन पता है ना? यस। हाँ सर। तरबूज में जो रेड कलर का पल्प है वो प्रोटॉन है, और जो बीज होते हैं तरबूज के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब अकॉर्डिंग टू दैट थॉमसन मॉडल। और इसीलिए इस पर्टिकुलरली मॉडल को और नाम दिए गए, जैसे कि वाटरमेलन मॉडल, ओके, या फिर प्लूम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा गया। ओके, तो ये कुछ अदर नाम दिए गए थे थॉमसन के मॉडल को। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ सर। हेलो। हाँ, अब ध्यान दीजिए इसके फीचर्स क्या क्या है। तो इसकी सबसे खास बात क्या थी पता है क्या? इसने पहले तो एटम के शेप को डिटरमाइन किया। सेकंड, इसने एटम के रेडियस के बारे में बता दिया। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, इसने एक्सप्लेन किया एटम की न्यूट्रलिटी को। किसको एक्सप्लेन किया? एटम की न्यूट्रलिटी को। ठीक है, मतलब इसने ये बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना रहेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो एटम की न्यूट्रलिटी उसने मेंटेन कर ली। तो ये इसके खास 4 पॉइंट थे। ओके, मतलब इसके मॉडल की वजह से हम लोग को, सॉरी, ये